रुपया नहीं भरता है तो उसको बोलते हैं क्या, कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स का मतलब वो पैसा आया नहीं या आना बाकी है। तो व्हाट इज पेड अप कैपिटल? कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर्स इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। इज दिस क्लियर? 5 टाइप्स ऑफ कैपिटल इन शॉर्ट। यहाँ तो प्रॉब्लम क्या करना है, तो आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है एट द टाइम ऑफ इश्यू। इश्यू के वक्त जो पैसा आया उसमें क्या क्या जर्नल एंट्रीज होंगी। तो फर्स्ट सब देखो, पेज नंबर 127। रेगन कंपनी लिमिटेड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल of 1 lakh equity shares of 10 each issued 50,000 shares payable as follows: 3 on application, 3 on allotment, 2 on first call, 2 on final call. तो पहले you find out this breakup. It is 3, 3, 2 and 2. Application, allotment, first call and second call. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, उसका ऑथराइज कैपिटल कितने शेयर्स का था? लेकिन उसने अभी इश्यू कितना किया? तो बाकी 50,000 का कुछ करना है जो अनइश्यूड है, वो रखा हुआ है। वो कब काम आएगा आपको? फ्यूचर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग में आप इश्यू कर सकते हो। तो ऑथराइज कैपिटल इज जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द प्रॉब्लम। उसका एक्चुअल सब के साथ कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। अच्छा, और एक चीज है, ये सब में शेयर्स आर गेटिंग इश्यूड एट फेस वैल्यू। मतलब 10 रुपए का शेयर है और 10 रुपए में ही इश्यू किया जा रहा है। दिस इज कॉल्ड एज इश्यू एट पार। इसको क्या बोलते हैं? इश्यू एट पार। बट प्रैक्टिकली अभी आप देखोगे तो 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में कभी इश्यू होता नहीं है, प्रीमियम पे इश्यू होता है। इस पे इश्यू होता है प्रीमियम पे। वो प्रीमियम क्या होता है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है, सब बताऊंगा व्हेन वी कम अक्रॉस दैट कंसेप्ट। फिलहाल नो प्रीमियम, अज्यूम करते हैं कि 10 रुपए का शेयर कितने में इश्यू हो रहा है? 10 रुपए। प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, फेस वैल्यू 10 रुपया डिसाइड हुआ, 50,000 शेयर्स थे, 5 लाख रेस करने का प्लान है। कितना रेस करने का प्लान है? 5 लाख रुपीज रेस करने का प्लान है टोटली फ्रॉम द पब्लिक। तो इस पर आईपीओ में कितने शेयर्स इश्यू किए हुए हैं? 50,000। पब्लिक आईपीओ की होल्डिंग्स लगाता है, ब्रोकर्स के थ्रू एड देता है, जीरो द स्टॉक्स पर आपको एड्स दिखते हैं। फिर आपका चॉइस है, आपको आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। अभी प्रैक्टिकली यहाँ पे ये सब दिया हुआ नहीं है। प्रैक्टिकली आईपीओ एप्लीकेशंस ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में किए जाते हैं, कभी कभी 4 होते हैं, मोस्टली 3 कैटेगरीज होते हैं। एक होता है रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी। हम लोग सब किस में आते हैं? रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी। इसकी आईपीओ लिमिट 2 लाख रुपए से कम है। कितनी है? 2 लाख। मतलब 2 लाख रुपए तक के शेयर्स अगर आप अप्लाई करते हो तो आप इस कैटेगरी में, रिटेल कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी होता है HNI कैटेगरी। HNI स्टैंड्स फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वो लोग होते हैं, अमीर लोग इन शॉर्ट। ये लोग का एप्लीकेशन जो होता है अमाउंट 2 लाख से ज्यादा होता है। तो आप भी HNI कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो अगर आपने 2 लाख से ज्यादा के एप्लीकेशन भर दिए। तो अभी इस केस में कंपनी को 5 लाख रुपए रेज करना, 10-10 रुपए के शेयर्स हैं। तो अगर आपने 1000 शेयर्स के एप्लीकेशन भरे, मतलब यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट 10,000 रुपीज, तो यू विल फॉल इन रिटेल कैटेगरी। बट आपने 25,000 शेयर्स के एप्लीकेशन भर दिए, तो 25,000 इंटू 10 आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो? 2,50,000 इन द कंपनी। तो यू विल फॉल अंडर HNI कैटेगरी, 2 लाख से ऊपर। इसमें एडवांटेज ये होता है कि इसमें 2 लाख तक लिमिट आ जाती है। इसमें आपकी 2 लाख तक लिमिट आ जाती है। इसमें आपका 2 लाख के ऊपर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ शेयर्स यू कैन अप्लाई। आपकी मर्जी, जितना पैसे का ताकत है उतना करो। तो प्रैक्टिकली HNI लोग क्या करते हैं? HNIs आर लाइक दिस अश्लील ग्रोवर एंड दोस इन्वेस्टर्स एंड ऑल जो आते हैं शार्क टैंक इंडिया पे, या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या मुकेश अंबानी सॉर्ट ऑफ पीपल। ये लोग क्या करते हैं, किसी के पास तो पैसे होते हैं तो अपने पैसे से इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द HNIs व्हाट डू? दे टेक अ फंडिंग फ्रॉम एन NBFC जनरली और अ बैंक। टेम्पररी लोन उठाते हैं 10%, 12% ब्याज पे, 10 करोड़ 20 करोड़ का लोन लेंगे, क्योंकि ये पूरा आईपीओ का प्रोसेस ना ये 1 से 1.5 महीने का होता है। क्योंकि हमारे केस में हम लोग मनी पार्ट्स में मंगवा रहे हैं, तो ये 3 महीने में मंगवाओगे, फिर ये 3 महीना, फिर 6 महीना, 6 महीना, 1.5 साल के ऊपर जाता था पहले। आज की तारीख में पूरा का पूरा 10 रुपया एक साथ मंगवाया जाता है। तो ये HNI लोग क्या करते हैं, 10-12 करोड़ बैंक से या NBFC से लोन पे ले लेते हैं,
इन्वेस्ट आईपीओ में कर देते, जिस आईपीओ में इनको ट्रस्ट है जो बढ़ेगा आगे जाके। लिस्टिंग होती है 1-1.5 महीने बाद, लिस्टिंग पे बेच देते हैं और बैंक्स और एनबीएफसी का पैसा वापस कर देते हैं, प्रॉफिट खुद रख लेते हैं। समझ में आया क्या हुआ? पैसा उधार पे लिया, आईपीओ भरा, लिस्टिंग हुई, समझो 100 रुपए का शेयर था, लिस्टिंग में 150 रुपया ओपन हुआ, 150 में बेच दिया, 50 रुपया प्रॉफिट रखा और पैसा ये लोग ने वापस चुका दिया। ये चीज अश्लील ग्रोवर ने कोटक बैंक के साथ किया था नायका के आईपीओ के लिए, और कोटक बैंक ने लास्ट डे पे बोला कि हम लोग फंडिंग क्लियर नहीं करेंगे। पहले बोला हाँ करेंगे, फिर कुछ इश्यूज आ गए थे, या फिर पहले से ना बोला था और इसका मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था और बोला कि नहीं करेंगे। ना करने से उसको इतना गुस्सा आया कि उसने फोन पे धमकी दिया, उस मैनेजर को मारने का बात सब बता दिया। इसलिए कोटक वाले ने केस किया और पूरा अश्लील ग्रोवर का जो डाउनफॉल चालू हुआ है वो वहां से चालू हुआ। उसने नायका के आईपीओ में उसको अप्लाई करना था, फंडिंग के लिए उसने पैसा मांगा था कोटक फाइनेंस से। तो कोटक फाइनेंस ने पहले बोला, नहीं बोला, जो भी हुआ कैंसिल हो गई, उसमें वो भड़क गया, क्योंकि उसको यहाँ पे नायका के आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स करने थे। उसको पता था इनसाइडर में कि बहुत अच्छी तो कंपनी नहीं थी, डबला थी, लेकिन लिस्टिंग गेन होने वाले थे। आईपीओ में 200-400 रुपए उसको लिस्टिंग डे पे मिलने वाले। जोमैटो के आईपीओ में भी उसने अप्लाई किया था, 65-70 रुपीज के प्राइस में आया था और सीधा लिस्टिंग हुआ था 130 रुपीज। तो अच्छा खासा प्रॉफिट 2-2.5 करोड़ उसने एक आईपीओ में बनाया था तभी, जोमैटो के आईपीओ, और बाकी पैसे उसने रिटर्न कर दिए। ओके, लाइक दिस मेनी ऑफ द HNIs डू, बट इट्स अ डबल एजेड स्वॉर्ड। अगर वो आईपीओ फ्लॉप गया ना, प्रॉफिट तो गया और बैंक्स और एनबीएफसी गले पे खड़े रहेंगे, तलवार लेके हमारा पैसा वापस दो। तो दिस इज अ वेरी रिस्की डिसीजन टू टेक फंडिंग एंड अप्लाई इन आईपीओ कैटेगरी। ये कभी करना एडवाइजेबल नहीं होता। तीसरा होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। FII एंड DIA इस कैटेगरी में आते हैं। इसमें LIC आ जाता है, म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, डोमेस्टिक एंड फॉरेन, जैसे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है, मिराई एसेट मैनेजमेंट, HDFC, बिग म्यूचुअल फंड हाउसेस एंड बिग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन के इंस्टीट्यूशंस जब इन्वेस्ट करते हैं वो ये कैटेगरी में गिने जाते हैं। इज दिस क्लियर? तीनों कैटेगरी का कोटा डिसाइडेड होता है पहले से। सपोज 100% आईपीओ में से इसको 20% दिया है, इसको 30% दिया है, इसको 50% दिया है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंपनी हाउ टू चूज दिस ब्रेकअप। तो अगर आप इस कैटेगरी में हो, मतलब टोटल आईपीओ का 20% से ज्यादा इस कैटेगरी में पैसा नहीं लिया जाएगा। इस कैटेगरी में हो तो टोटल आईपीओ का 30% से ज्यादा इस कैटेगरी में पैसा लिया नहीं जाएगा। टोटल का 50% इस कैटेगरी में। तो इसलिए जब आईपीओ आता है तब आपने देखा होगा हर एक कैटेगरी वाइज ओवर सब्सक्राइब नंबर्स आते हैं। कभी कभी ओवर सब्सक्राइब हो जाता है ना, तो कैटेगरी वाइज ओवर सब्सक्राइब नंबर आता है कि इस कैटेगरी में 10 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ, इस कैटेगरी में 20 टाइम्स हुआ, इस कैटेगरी में 50 टाइम्स हुआ। ऐसे इंडिविजुअल कैटेगरी वाइज आते हैं। तो किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन का चांस होता है, तो इस कैटेगरी में। रिटेल कैटेगरी में कभी कभी 100 टाइम भी ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। तो आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि आईपीओ लगा कि नहीं, शेयर्स लगा कि नहीं, शेयर्स मिले कि नहीं। वो शेयर्स मिलने के चांस सबसे कम किस में हो जाते हैं? रिटेल, क्योंकि इधर टिकट साइज बहुत कम होता है और बहुत सारे लोग इन्वेस्टर्स होते हैं। तो हर एक जन को शेयर्स मिलना इज अ डिफिकल्ट टास्क। HNI कैटेगरी में शेयर्स लगने के चांस बढ़ जाते हैं। इधर ओवर सब्सक्रिप्शन का कोटा जनरली कम होता है, इसलिए लोग HNI में डालना प्रेफर करते हैं। और HNI में खुद के पैसे से डाला तो बेटर है, बट लोग फंडिंग लेके करते हैं। फंडिंग लेके करना इज अ खराब बात। खुद का पैसे से आप HNI कैटेगरी में डालोगे, ऑब्वियसली इन अ गुड कंपनी, तो लिस्टिंग होने का चांस रहता है। ओके, so these are the practical situation where you have 3 categories and हर एक कैटेगरी का अलग अलग कोटा बना के आप आईपीओ ओपन करते हो। ठीक है, अपने केस में ऐसा सब कैटेगरी नहीं है। अपने केस में बहुत सिंपल है, सबको अप्लाई करने का हक है, सब कर सकते हैं। 50,000 शेयर है, कंपनी को कितना रुपया चाहिए? 5 लाख चाहिए। 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए में इश्यू किया जा रहा है, प्रीमियम पे इश्यू नहीं किया जा रहा। व्हाट इज द ब्रेकअप? 3322। तो पहला उसको पूरा 10 रुपया नहीं चाहिए, कितना चाहिए? फर्स्ट केस में 3 रुपया ही चाहिए। फिर 2-3 महीने बाद और 3, फिर 2-3 महीने बाद और 2, फिर 2। ओके,
कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर। अब प्रैक्टिकली ये भी पॉसिबल नहीं होता कि आपने 50 इश्यू किया और एग्जैक्ट 50 के एप्लीकेशन आ गए। या तो क्या होता है, ज्यादा आते हैं या तो कम। ज्यादा आते उसको क्या बोलते हैं, ओवरसीज। कम आते उसको बोलते हैं अंडरसीज। यहाँ पे सम्स के लिए पूरा इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन एट पार। क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन एट पार। तो द शेयर्स आर इश्यूड एट पार, तो 10 का 10 में दिया है, एंड सब्सक्रिप्शंस आर ऑल्सो एट पार। मतलब 50,000 के सामने पूरे 50 आ गए, न 1 रुपया ज्यादा न 1 रुपया कम। अब मुझे सोच के बताओ जर्नल एंट्री क्या होगी। इट्स वेरी सिंपल। व्हाट एंट्री यू पास, वेरी फर्स्ट एंट्री इन 11th स्टैंडर्ड टू इंट्रोड्यूस कैपिटल। बस कंपनी में भी यही एंट्री आने वाली है। इट्स सिंपली बैंक टू कैपिटल। इस कैपिटल को हम लोग नाम देते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि दीज शेयर्स आर इक्विटी शेयर। वन मोर टाइप ऑफ शेयर्स इन द कंपनी, यू नो, preference shares. Preference shares पे मैं आऊंगा when we talk about that. Two types of shares, equity and preference. So instead of capital, we call them what? Equity share capital. तो एक झटके में 5 लाख की एंट्री नहीं मारनी है। बैंक टू एंट्री वही आएगी, आपको मैं बताऊंगा सम खत्म होने पे। बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल की ही एंट्री आएगी, लेकिन एक झटके में पास नहीं करनी है, क्योंकि पैसे पार्ट्स में आ रहे हैं। पैसे कैसे आ रहे हैं, यहाँ पे जो प्रैक्टिकल आईपीओ इधर पूरा 10 रुपया साथ में मंगवाया, बट हम लोग ये नहीं कर रहे हैं। हम लोग थोड़ा पिछले टाइम का कर रहे हैं जहां पे पार्ट्स में पैसे आते हैं। अभी भी आते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अपना राइट इश्यू, इन सब में पार्ट्स में मंगवाए जाते हैं, बट ये कम हो चुका है अभी। तो पार्ट्स में मंगवा रहे हो, इसलिए एक साथ पूरा बैंक टू कैपिटल पास नहीं करेगी कंपनी। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो ये, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेगन लिमिटेड के बुक्स में हम लोग एंट्री पास करेंगे, ठीक है, in the journal of Regan Limited. ओके, तो एंट्री कैसे करनी है देखना ध्यान से। पहली एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नहीं आएगा, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसको क्या बोलेंगे, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बोल कर देखो एक मिनट। बीइंग application money received, and the second entry will pass immediately, that is equity share application account debit to equity share capital account। ओके, अभी एप्लीकेशन पे ध्यान देना, कितना पैसा मंगवाया आज के डेट पे, 3 ही मंगवाया, 10 नहीं मंगवाया। तो पैसा कितना है, 3 इंटू 50,000 से, तो 1,50,000। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो पहले दोनों एंट्री में 1,50,000 1,50,000 ये पैसा आया और ये पैसा ट्रांसफर हो गया बैंक टू एप्लीकेशन, एंड इसका नरेशन होगा बीइंग इक्विटी शेयर application transferred to equity share capital। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो एप्लीकेशन कट हो रहा है। व्हाट इज द एंट्री, लेकिन इज इट बैंक टू कैपिटल 5 lakhs? नो, इट इज बैंक टू कैपिटल 1,50,000। व्हाई, यू नो, हाँ, फर्स्ट ट्रांच में यू आर नॉट आस्किंग फॉर फुल 10 rupees, यू आर जस्ट आस्किंग फॉर 3 rupees ऑन 50,000 शेयर्स। तो 1,50,000 से ही क्रेडिट हुआ कैपिटल। देन व्हाई द हेल डिड वी शो दिस एप्लीकेशन अकाउंट? वी कुड हैव रिटन बैंक टू कैपिटल। नो, बिकॉज यू नीड टू शो कि फर्स्ट पार्ट में कितना आया है। इसके लिए ये टेम्पररी लायबिलिटी है। शेयर एप्लीकेशन इज अ टेम्पररी लायबिलिटी। ओपन करके दिखाने का, फिर ट्रांसफर कर देते, क्योंकि आपको पता चले कि एप्लीकेशन में कितना आया, अलॉटमेंट में कितना आया, फर्स्ट में कितना है, सेकंड कॉल में कितना है, वो सब जानने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए ये अकाउंट अलग से ओपन किया जाता है। एंट्री का मतलब समझा? हर एक स्लॉट में सेम एंट्री करनी है। बेसिक एंट्री वही है, बैंक टू कैपिटल, एसेट बढ़ा कैपिटल बढ़ा, एसेट बढ़ा कैपिटल लायबिलिटी बढ़ा, पैसा आया देना बाकी है। थर्ड और फोर्थ एंट्री देखो वही होगी, बट मैं ऑर्डर चेंज कर दूंगा।
थर्ड एंट्री क्या होनी चाहिए, ये अलॉटमेंट की है। सेम लाइंस पे करोगे ना तो बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर, यही दो एंट्रीज हैं। बट मैं खाली ऑर्डर उल्टा कर दूंगा, क्यों वो बताता हूं। पहले करूंगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. This is being allotment money due. And fourth entry I'll do is bank account debit to equity share allotment account. Okay, being allotment money received. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट. वापस देखो क्या हो रहा है, आपका अलॉटमेंट कट हो रहा है, यस और नो, ये दिख रहा है, ये कट हो रहा है. व्हाट इज द नेट इफेक्ट, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल. बट मैंने वापस दो पार्ट्स में किया. अच्छा, अलॉटमेंट में कितना है, 3 रुपया इंटू 50,000 कितना होता है, सेम होता है. इधर भी 50,000 इंटू 3, इधर भी 50,000 इंटू 3, 1,50,000. 1.5 लाख रुपया आपका अलॉटमेंट में आया. सेम एंट्री कर रहा हूं. बेसिक मतलब क्या है इसका, बैंक टू कैपिटल. क्यों मैंने अलॉटमेंट का ट्रांसफर एंट्री ऊपर मारा और रिसीव्ड का नीचे मारा, इसमें और इसमें फर्क दिखा. इसमें पहले क्या मारा, पहले रिसीव फिर ट्रांसफर. फिर अलॉटमेंट में क्या किया, पहले ड्यू फिर रिसीव, पहले ट्रांसफर कर दिया फिर रिसीव किया. ऐसा क्यों किया पता है, पहले उसने एप्लीकेट कर दिया तो अलॉटमेंट करेगा ही वो, मतलब हाँ एप्लीकेशन किया तो अलॉटमेंट करेगा ही, वो गारंटी हो चुकी है. और एक चीज कि एप्लीकेशन जब आता है ना तो कंपनी को पता नहीं होता कितना है, ज्यादा भी आ सकता है कम भी आ सकता है. तो पहले वो ड्यू कर ही नहीं सकता, इसलिए पहले पैसा ले लिया जाता है. जितना आया ले लो, कम तो कम, ज्यादा तो ज्यादा. फिर आपको पता चलता है हाँ भाई अभी इतने शेयर्स हैं, इतने का ट्रांसफर करना है. अभी यहाँ पे श्योरिटी आ गई तो जो लोग ने एप्लीकेशन भरा वो लोग ही अलॉटमेंट भरेंगे, जो लोग ने अलॉटमेंट किया वो लोग ही फर्स्ट कॉल करेंगे, वही सेकंड कॉल करेंगे. बताओ यार सर्टन कि भैया हाँ 50,000 फिक्स हो गए, अभी 50 पे एंट्री करनी. तो पहले ड्यू फिर रिसीव, हमेशा पहले ड्यू फिर रिसीव ही होता है, पहले रिसीवेबल फिर रिसीव. बट यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि पता नहीं होता कितने शेयर्स पे पैसा आए, इसलिए बैंक वाला ऊपर आता है. समझ में आया. आज के बाद हमेशा क्या होगा, पहले ड्यू फिर, तो फर्स्ट कॉल की क्या करोगे एंट्री सोच के बताओ. तो एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल तो इक्विटी शेयर कैपिटल एंड देन बैंक टू इक्विटी शेयर. सेकंड कॉल की क्या होगी, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड देन बैंक टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल. सब में कटकुट होके बचता क्या है, बैंक टू कैपिटल. तो बैंक टू कैपिटल ही हो रहा है, खाली आप पार्ट्स में पैसे मंगवा रहे. समझ में आया, करते जाओ. फिफ्थ और सिक्स्थ भी करो. सेम नहीं. इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा, अमाउंट सोचो. समझ में आया. 2-3 महीने बाद आपको 1 लाख की जरूरत पड़ी. बी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू एंड देन यू रिसीव, तो क्या होगा, बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1 लाख, बैंक टू इक्विटी शेयर
first call. This is being first call money received. फिर सेकेंड कॉल का क्या होगा? इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ऐसा लिखने का। जो भी लास्ट वाला है ना उसके साथ चिपका देने का फाइनल। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, this will be 50,000 into 2, which is 1 lakh. This is being second and final call money due. Due मतलब पैसा आना बाकी है, and bank to equity share second and final call again 1 lakh. ये पैसा आ गया। Being second and final call money receipt. So basic entry remains same. सब में काट कूट के बेसिक क्या मिल रहा है? बैंक टू कैपिटल ही मिल रहा है। बट कैसे मिला? बैंक टू कैपिटल इन पार्ट्स। बैंक टू कैपिटल मिला बट इन पार्ट्स। वो कॉल इन अरेज वो करेंगे ना, अभी सब वेरिएशंस आएंगे। दिस वाज अ बेसिक प्रॉब्लम जहाँ पे सब लोगों ने सब पैसा भर दिया। ऑल द शेयर होल्डर्स पेड ऑल द मनी। बेसिक एंट्रीज यही रहने वाली है हर एक समय। फिर इसमें अभी नए नए वेरिएशन जुड़ेंगे। कोई पैसा नहीं भरता है, फिर उसके शेयर कैंसिल होते हैं, बता ना वो कॉल इन अरियर नहीं भरा तो कैंसिल करोगे, प्रीमियम होगा, प्रीमियम पे इश्यू करोगे तब क्या करेंगे, वो सब बेसिक स्ट्रक्चर रिमेन्स सेम। पेपर्स मिला ना सबको? कोई है जिसको पेपर नहीं मिला अभी तक? यस पेपर एब्सेंट वेब्सेंट क्या लिया है किसी ने? नहीं आई शिखा। नेक्स्ट बैच आएगी। ध्वज का लिया ना? ध्वज को अच्छा है 49 48.5। ध्वज तो आ रहा है ना नेक्स्ट बैच में। उसका क्यों ले लिया? समझ में आया ये सब? हेलो यस सर। Then see sum number 2. Last sum number 2 is last.